नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो आपको परीक्षा में हूबहू मिलेगा। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि सिकंदर कहाँ का निवासी था। सिकंदर कहाँ का निवासी था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यूनान का था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि सन 1863 में सर्वप्रथम भूमिगत रेल की शुरुआत किस देश में हुई। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। लंदन में 1863 में सर्वप्रथम भूमिगत रेल की शुरुआत हुई लंदन में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। तो हेम्फ्री डेवी ने किया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कार्ल मार्क्स ने। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया। कार्ल मार्क्स ने। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। तो धर्म सुधार आंदोलन ये औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, राजगुरु को फांसी की सजा कब दी गई। राजगुरु को फांसी की सजा कब दी गई। 1931 ईस्वी को राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। 23 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न है, तीन कठिया प्रणाली किससे संबंधित है। तीन कठिया प्रणाली किसानों पर लागू हुआ था। तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था किस पे। किसानों पर हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र ने किस रचित किया है। किसे रचित किया है। बंकिम चंद्र ने किसे रचित किया है। तो राष्ट्रीय गीत। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। कांग्रेस पार्टी का लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है आपका, जनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था। जनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था। तो 1954 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं थे। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका चीन।
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया था? अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया? तो कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, विश्व में समाजवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रूस में। रूस में। अगला प्रश्न देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। प्रश्न है, विश्व में प्रश्न है विश्व में समाजवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? विश्व में समाजवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो रूस में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, रूस में नई आर्थिक नीति NEP की शुरुआत किसने की? रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? तो लेनिन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही है, लेनिन ने। अगला प्रश्न है, समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ट्रस्टकी ने। अगला प्रश्न देखिए, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बिस्मार्क ने। किसने किया था? बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था बिस्मार्क ने। अगला प्रश्न है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्यतः था। महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य था तो कोयना बांध। ऑप्शन नंबर डी सही है, कोयना बांध के कारण महाराष्ट्र में भूकंप आता है। अगला प्रश्न है, बिहार में भयंकर भूकंप कब आया था? बिहार में भूकंप आया था 1934 में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इनमें बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, हिंसा नहीं है, यह मानव के द्वारा क्या होता है, भूकंप प्राकृतिक है, सुखाड़ प्राकृतिक है। तो इसमें पूछ रहा है कि प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप आना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भूकंप किस प्रकार की आपदा है? भूकंप किस प्रकार की आपदा है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, प्राकृतिक। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस सदृश किस प्रकार की आपदा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका वायुमंडलीय। यह मानव जनित कहीं कहीं होगा दोस्तों, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका वायुमंडलीय। अगला प्रश्न है, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, रिएक्टर स्केल से। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है।
अगला प्रश्न है आपका, दांत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो प्रश्न है कि डॉक्टर दांत को देखने के लिए बड़ा प्रतिबिंब यानी बड़ा इमेज बना करके देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है? तो डॉक्टर द्वारा किया गया प्रयोग अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? अवतल। ऑप्शन नंबर आपका। प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है तो कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। प्रश्न है आपका अगला, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? प्रश्न है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, निर्वात में। किस में होती है? निर्वात में। अगला प्रश्न है आपका, दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण का सूत्र है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन m होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, v/u। m बराबर होता है आवर्धन, v/u। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, हीरा का। अगला प्रश्न है आपका, किसी कार का अग्रद्वीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, किसी कार में अग्रद्वीप में प्रयुक्त दर्पण होता है अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए सही है, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है आपका, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, लेंस के फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर रखना चाहिए। प्रश्न है, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, यह किरण अभिलंब की ओर झुकेगी। अभिलंब की ओर झुकेगी। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो अभी तुरंत पूरे पढ़े हैं 2। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2। अगला प्रश्न है आपका, एक्स किरणें की अपेक्षा गामा किरण की आवृत्ति होती है। तो एक्स किरण की अपेक्षा गामा किरण की आवृत्ति होती है अधिक। ऑप्शन नंबर बी यानी खो अधिक होता है। अगला प्रश्न है, जिन 2 वर्णों को मिलाने से श्वेत वर्ण प्राप्त होते हैं उन्हें कहते हैं। जिन 2 वर्णों को मिलाने से श्वेत वर्ण प्राप्त होते हैं तो उन्हें कहते हैं संपूरक
वर्ण क्या कहते हैं? संपूरक वर्ण कहते हैं। प्रश्न है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस होते हैं, वस्तु की ओर वाला लेंस कहलाता है, अभिदृश्यांक कहलाता है। ऑप्शन नंबर गो सही है। अगला प्रश्न है, बहुत दूर की वस्तु का विवरण देखने के लिए व्यवहार किया जाता है। बहुत दूर की वस्तु का विवरण देखने के लिए व्यवहार किया जाता है, तो दूरबीन का। ऑप्शन नंबर को, दूरबीन का बहुत दूर देखने के लिए विवरण का व्यवहार किया जाएगा क्या? दूरबीन का। अगला प्रश्न है आपका, बहुत छोटी वस्तुओं को देखने के लिए व्यवहार किया जाता है। बहुत छोटी वस्तु को देखने के लिए व्यवहार किया जाता है सूक्ष्मदर्शी का। ऑप्शन नंबर सी यानी कि गो, सूक्ष्मदर्शी का। बहुत छोटी सी वस्तु को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का। अब बहुत दूर की वस्तु का विवरण देखने के लिए दूरबीन का। अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में होता है तो उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर बी यानी खो, सरल सूक्ष्मदर्शी में होता है उत्तल लेंस। प्रश्न है, दूध में खला क्या है? तो आकाश गंगा है। क्या है? आकाश गंगा है। अगला प्रश्न है, तो तारामंडल है। ओरियन क्या है? तारामंडल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के मेटल में क्या क्या है? पृथ्वी के मेटल में क्या क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी को, लोहे के और मैग्नीशियम के सिलिकेट। लोहे के और मैग्नीशियम के सिलिकेट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें नाभिकीय संलयन नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, श्वेत वामन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन तारामंडल नहीं है? निम्नलिखित में कौन तारामंडल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर घो, सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह है। सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर खो यानी बी बिल्कुल सही है, बुध और शुक्र। सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह है, बुध और शुक्र। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है बृहस्पति। सौरमंडल का कौन सा ग्रह सबसे अधिक गर्म है? सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह है शुक्र। निम्नलिखित में किसके केंद्र पर सूर्य है? सौरमंडल के केंद्र पर सूर्य है। बिग बैंग सिद्धांत किसने बताया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका गैलीलियो ने। स्टैन पिघलता है 3000 सेल्सियस डिग्री पर। 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? पहली बार 14 बैंकों का 0.24 कैलोरी होती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप ऑप्शन को यानी ए समझ रहे हैं तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी को हुआ है। ऑप्शन नंबर को सही है, 1916 ईस्वी को लखनऊ समझौता हुआ है। अगला प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह भी 1916 में ही हुआ है। तो लखनऊ समझौता और रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है,
आपका दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई? दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को, 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटा? तो 1915 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में लौटा। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो 1914 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? 1914 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का विरुद्ध था ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर गो सही है, ऑस्ट्रेलिया था। अगला प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया। ऑप्शन नंबर गो सही है, बिस्मार्क ने किया। अगला प्रश्न है आपका, काबूल की मृत्यु किस वर्ष हुई? काबूल की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो 1862 ईस्वी में हुआ, 1862 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है आपका, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर घो रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। अगला प्रश्न है, आदि शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स। वार एंड पीसा किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल सही है, टाई। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो नवंबर 1917 ईस्वी में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई है? नवंबर 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया? लाल सेना का गठन किसने किया? तो ट्रोत्स्की ने किया। ऑप्शन नंबर घो। अगला प्रश्न है, लेनी की मृत्यु कब हुई? लेनी की मृत्यु कब हुई? तो 1924 ईस्वी में लेनी की मृत्यु हुई। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संघ की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? तो 1775 ईस्वी में। 1775 ईस्वी में। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन निम्न में कहाँ हुआ? पेरिस में। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन निम्न में कहाँ हुआ? पेरिस में। अगला प्रश्न है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। अगला, हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली था। अगला प्रश्न है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं क्लोन। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन ए जल की अधिकता, ऑप्शन बी यानी खो नदी की तली में अवास्त जल का जमाव, ऑप्शन सी वर्षा की अधिकता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है उपयुक्त सभी, यानी कि जल की अधिकता
और नदी में जल की अवस्था, अधिक जमाव और अधिक वर्षा, यानी तीनों ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 2 नंबर, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? यानी कि बिहार का कौन सा क्षेत्र अधिक बाढ़ग्रस्त प्रभावित क्षेत्र है? ऑप्शन को यानी ए पूर्वी बिहार, ऑप्शन खो दक्षिणी बिहार, ऑप्शन सी यानी गो पश्चिमी बिहार, ऑप्शन डी यानी घो उत्तरी बिहार। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, उत्तरी बिहार। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? तो उत्तरी बिहार, ऑप्शन नंबर डी सही है। याद रखिएगा, बिहार में अधिक बाढ़ क्षेत्र यानी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तरी बिहार, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आप सभी इस प्रश्न को अच्छे से जानते होंगे। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? नदी को तो कोसी नदी को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोसी नदी। कोसी नदी से बहुत ही जान माल, गांव बस्ती, फसल खेत, जान माल की हानि होती है। इसलिए आदमी जो है उत्तरी बिहार में अधिक ये आता है और बिहार का आदमी शोक में डूब जाता है। इसलिए बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, बाढ़ क्या है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन खो यानी बी मानव जनित आपदा, ऑप्शन सी सामान्य आपदा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि आपदा जो है कि मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक आपदा और एक मानवीय आपदा। तो प्राकृतिक आपदा वैसे आपदा हो जो मानव के द्वारा नहीं किया जा, उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। और जो मानव के द्वारा किया जाए, जैसे रेल दुर्घटना, आतंकवाद, बम विस्फोट, ये सभी जो है कि आपका मानव के यानी कि मानव से जो संबंधित घटना होगा वह होगा आपका मानवीय। और जो अपने आप स्वयं हो जाए, जैसे भूकंप, बाढ़ आना, ये सभी जो है कि आपका प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। तो बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन नंबर को सही है, प्राकृतिक आपदा। अगला प्रश्न है आपका, सूखा किस प्रकार की आपदा है? सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो दोस्तों साफ प्रश्न से ही पता चल रहा है कि सूखा जो है किसी मानव के द्वारा नहीं किया जा रहा, ये अपने आप हो रहा है। तो ये भी हो जाएगा आपका प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन नंबर को सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो अचानक आती है, या पूर्व सूचना के अनुसार आती है, या धीरे धीरे आती है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न को सोचिए कि सूखा की स्थिति किस प्रकार के आती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, धीरे धीरे, यानी सूखा जो होता है धीरे धीरे आती है। अगला प्रश्न है, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक, यानी अब सूखा के लिए जिम्मेवार कारक क्या होगा? यानी कि सूखा का जिम्मेदारी मतलब जिम्मेवार किसको ठहराया जाए जैसे सूखा आता है? तो साफ नज़र आ रहा है ऑप्शन नंबर को ही, वर्षा की कमी के कारण, वर्षा के कमी के कारण ही न सूखा आएगा। अब अगला प्रश्न है, सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका है। तो सूखे के बचाव के एक प्रमुख तरीका बताना है आपको। तो नदियों को आपस में जोड़ देना, वर्षा जल ग्रहण करना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, या इनमें से कोई नहीं। तो सूखे से बचाव का एक मुख्य कारण है, तरीका है कि आप वर्षा जल को संग्रह करें, यानी कि जमा करें, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वर्षा जल का संग्रह करना, यानी कि वर्षा जो पड़ेगा उसे इकट्ठा करना, जल को रखना नदी तालाब में। अब अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न दोस्तों 2-4 प्रश्न धुंधला आएगा, लेकिन तब फिर भी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है और हमें भी। तो पढ़ रहे हैं, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन दिया गया है कोयला, विद्युत,
पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस। तो प्रश्न क्या पूछा गया है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है तो विद्युत, विद्युत जो है ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। बाकी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सभी जो है कि आपका प्राथमिक ऊर्जा है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि डी, सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी से यह सौर ऊर्जा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। तो गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर को, बिल्कुल सही है, 20 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी 20 करोड़ वर्ष पूर्व ही हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में कोयले का सब प्रमुख उत्पादक राज्य है, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा कोयला किस राज्य में उत्पादन होता है। तो भारत में कोयले का सब प्रमुख उत्पादक राज्य है झारखंड। ऑप्शन नंबर ख सही है, झारखंड। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। तो सर्वोत्तम कोयला यानी कि बढ़िया कोयला तो एंथ्रासाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। अगला प्रश्न है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, खनिज तेलों के लिए, खनिज तेलों के लिए मुंबई हाई प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है। भारत का प्रथम तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है, यानी कि तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी गो बिल्कुल सही है, डिगबोई। डिगबोई कहाँ है, असम में। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर खो सही है, यानी बी। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी यानी गो बिल्कुल सही है, सतलज नदी पर, सतलज नदी पर। अगला प्रश्न है आपका, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तो तुंगभद्रो। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका को, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बरौनी। ऑप्शन नंबर खो सही है। अगला प्रश्न है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है तो जादूगोड़ा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जादूगोड़ा। ये कहाँ पड़ता है, तो झारखंड में। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी है तो ऑप्शन नंबर को बिल्कुल सही है, तारापुर। कहाँ है, तारापुर में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन को यानी ए इंग्लैंड में, ऑप्शन खो यानी बी जर्मनी में, ऑप्शन सी इटली में, ऑप्शन डी रूस में। तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन खो यानी बी सही है, जर्मनी। 2 नंबर प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है 16 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी 9 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी यानी गो 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन घो यानी डी 1 मई 1919। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। मुद्रण यानी कि रुपया पैसा का शुरुआत विश्व में सबसे पहले कहाँ हुआ, तो चीन में। चीन में ही कागज का भी आविष्कार सबसे पहले हुआ था। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था, चीन में। मुद्रण का आविष्कार यानी कि पैसा का आविष्कार कहाँ हुआ, चीन में। और रेशम मार्ग कपड़ा का आविष्कार कहाँ हुआ, रेशमी कपड़ा का, चीन में।
प्रिंटर का भी आविष्कार हुआ था चीन में। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपके सामने ऑप्शन है वियतनाम, लाओस, कंबोडिया या थाईलैंड। तो अंकोर वाट का मंदिर है कंबोडिया में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कंबोडिया। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? तो 1925 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ख सही है, 1925 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन को जनवरी 1905, ऑप्शन खो यानी बी फरवरी 1917, ऑप्शन सी नवंबर 1917, ऑप्शन डी 1919 में मई। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी गो बिल्कुल सही है, नवंबर 1917 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ऑप्शन को यानी ग्राम, ऑप्शन खो यानी कस्बा, ऑप्शन गो यानी नगर, ऑप्शन डी महानगर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सबसे अधिक जनसंख्या जो पाया जाता है वह महानगरों में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर घो यानी डी सही है। अगला प्रश्न है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? तो ऑप्शन खो यानी बी सही है, पश्चिमी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर भेजे जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल सही है, नेपोलियन बोनापार्ट ने। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। अगला प्रश्न है रंपा विद्रोह कब हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो ऑप्शन को यानी ए बिल्कुल सही है, 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है अब थोड़ा मिला जुला क्वेश्चन आ जाएगा, जो जितना जो बताया हुआ बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था सिर्फ इतिहास का। तो दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। दल बदल कानून जो है वह किस पर लागू होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, दल बदल कानून संसदों और विधायकों पर लागू होता है। संसदों और विधायकों पर लागू होता है क्या? दल बदल कानून। दल बदल कानून संसदों और विधायकों पर लागू होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न है जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो 2003 में, ऑप्शन नंबर सी सही है, 2003 में जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन हुआ था 2003 में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। प्रश्न है एक बार ध्यान से सुनिए, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। तो दोस्तों अर्थव्यवस्था जो भारत का है वह प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित है? तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा आपका, ध्यान से सुनिए, प्राथमिक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र पूछा जाए तो कृषि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर द्वितीय क्षेत्र पूछा जाए, अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र पूछा जाए तो औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक। और अगर अर्थव्यवस्था का तीसरा क्षेत्र पूछा जाए तो सेवा क्षेत्र। तीसरा क्या हो जाएगा? अर्थव्यवस्था का तीसरा क्षेत्र हो जाएगा सेवा क्षेत्र। पहला कृषि, दूसरा औद्योगिक, तीसरा सेवा क्षेत्र। याद रखिएगा दोस्तों, ये हर साल प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं, पहला होता है कृषि, दूसरा होता है औद्योगिक क्षेत्र और तीसरा होता है सेवा क्षेत्र। तो यहाँ पूछा गया प्राथमिक क्षेत्र यानी कि पहला क्षेत्र पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अब देखिए कृषि क्षेत्र में आ जाता है आपका जितना भी खेती हो गया और मत्स्य पालन, पशुपालन, ये सभी कृषि पर ही आधारित है। और औद्योगिक क्षेत्र जो होता है, द्वितीय क्षेत्र जो होता है, इसमें हो गया आपका फैक्ट्री, लोहा फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री, कपड़ा फैक्ट्री, जितना भी फैक्ट्री है, जितना भी उद्योग है, उसे द्वितीय क्षेत्र में कहा जाता है। और तीसरा क्षेत्र हो गया आपका सेवा। सेवा हो गया जैसे कि रेलगाड़ी हो गया, सेवा है। हॉस्पिटल सेवा है, आपका शिक्षा स्कूल सेवा है। और मंदिर, जितना भी मतलब जो आपको सेवा प्रदान करता है वह सभी सेवा क्षेत्र हो गया। हॉस्पिटल, रेलगाड़ी, ये सभी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और भारत को सबसे ज़्यादा आमदनी जो होता है वह तृतीय क्षेत्र से यानी सेवा क्षेत्र से ही होता है। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, आय यानी कि उसका जो महीना में कमाया ना, वह जो है कि अधिक होता है, तो क्या कहलाता है? विकसित कहलाएगा। वास्तविक है, जिसका आय अधिक रहेगा तो विकसित न हो रहा है, आगे बढ़ रहा है ना, तो विकसित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है विकसित। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले की प्रति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले की व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बता सकते हैं आप लोग, आपके सामने ऑप्शन है, अच्छा से बता सकते हैं कि बिहार का सबसे ज़्यादा व्यक्ति का आय जो होगा पटना में होगा, क्योंकि ये राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए सही है, पटना। अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो केंद्रीय बैंक हो गया यानी कि जो पूरे देश को चलाए, जो पैसा भी छापे, तो भारत का केंद्रीय बैंक हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। तो ये इंग्लिश में लिखा गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? यानी व्यावसायिक बैंक जो व्यवसाय करता है, व्यापार करता है, उसका राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी कि उस सभी बैंक को भी राष्ट्रीयकरण दिया गया, दर्जा दिया गया सरकार के द्वारा। और ये राष्ट्रीयकरण मतलब भारतीय रिजर्व बैंक ने इस सबको दर्जा दिया। तो ये कब किया गया? तो सुनिए, पहली बार जो हुआ था मतलब भारत में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण वह हुआ था। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? आपके सामने कोयला, पेट्रोल, विद्युत, इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी है। तो आप सोच सकते हैं इस प्रश्न को अच्छे से कि पूछा गया है ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, पूछा गया है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल से मुख्य पूछा गया है, कोयला हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोयला अगर सूर्य भी रहता तो सूर्य होता, मुख्य स्रोत क्या होता? सूर्य हो जाता, लेकिन यहाँ पे कोयला दिया गया तो कोयला हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है इनमें से कौन? तो हो जाएगा आपका इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत मतलब शिकायत कर सकता है? यानी कोई वस्तु 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम है तो उसमें अगर कुछ
त्रुटि या गड़बड़ी या कुछ मतलब आपको संदेह आ जाए, तो अगर आप में कुछ बात हो जाए तो आप उसका शिकायत कहाँ करेंगे उसका शिकायत? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, राज्य आयोग। कहाँ करेंगे? राज्य आयोग ने। अगर आप कोई सामान खरीदा 20 लाख से अधिक है और उसमें कोई त्रुटि या कुछ भी मतलब हो जाए, तो आपको अगर उसका शिकायत करना है तो कहाँ करना है? राज्य आयोग में जाकर के शिकायत करना है। अगला प्रश्न है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर जो है कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, समुद्र में भूकंप आना। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? पृथ्वी केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, अधिक केंद्र कहा जाता है। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी यूनान, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आप कमेंट में दें। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, यूनान। दोस्तों आप लोग इसे ए बी सी डी समझिएगा। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, यूरोप महादेश में आते हैं इटली एवं जर्मनी। अगला प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न है, रूस में जार का अर्थ होता है? रूस में जार का अर्थ होता है ऑप्शन ए पीने का बर्तन, ऑप्शन बी पानी रखने का मिट्टी का पात्र, ऑप्शन सी रूस का सम्राट, या ऑप्शन डी रूस का सम्राट। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? प्रश्न है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन देश आते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 5 नंबर प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ऑप्शन ए बारदौली, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी खेरा, ऑप्शन डी चंपारण। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, यानी को वारदौली। अगला प्रश्न है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है? प्रश्न है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है? ऑप्शन ए ग्राम, ऑप्शन बी कस्बा, ऑप्शन सी नगर, ऑप्शन डी महानगर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ यानी डी महानगर में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है? महानगर में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ?
ऑप्शन ए 1838, ऑप्शन बी 1958, ऑप्शन सी 1881, ऑप्शन डी 1911। जल्दी कमेंट में आंसर दीजिए दोस्तों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1881 में। अगला प्रश्न है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? ऑप्शन ए पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन बी उत्तरी क्षेत्र, ऑप्शन डी दक्षिणी क्षेत्र, ऑप्शन सी दक्षिणी क्षेत्र, ऑप्शन डी पश्चिमी क्षेत्र। प्रश्न का उत्तर बोलिए क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, पश्चिमी क्षेत्र से। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? पश्चिमी क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र में रातों रात अपनी भाषा बदल दी? ऑप्शन ए हरिजन, ऑप्शन बी भारत मित्र, ऑप्शन सी अमृता बाजार पत्रिका, ऑप्शन डी हिंदुस्तान रिव्यू। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, अमृता बाजार पत्रिका ने अपनी भाषा को रातों रात बदल दिया था, अमृता बाजार पत्रिका ने। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन ए लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन बी लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन सी गया अधिवेशन, ऑप्शन डी मुंबई अधिवेशन। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी दीजिए दोस्तों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी को, बिल्कुल सही है, लाहौर अधिवेशन 1929 में है। अगला प्रश्न लाहौर, इस प्रश्न का उत्तर आप समझ जान गए कि लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए कलपक्कम, ऑप्शन बी नौरा, ऑप्शन सी राणा प्रताप सागर, ऑप्शन डी तारापुर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, तारापुर। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? 12 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, जिसने बी ऑप्शन लगाए थे बिल्कुल सही हो गया, पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी विद्युत, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, सौर ऊर्जा। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, भोपाल शहरीकरण में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला प्रश्न है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में? सॉरी दोस्तों, प्रश्न और एक छूट गया। 15 प्रश्न देखिए, 15 प्रश्न है, फाल्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो 15 नंबर का प्रश्न हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर प्रश्न देखिए,
16 नंबर प्रश्न है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? तो आपका ऑप्शन दोस्तों हम दिखा रहे हैं, देखिए ऑप्शन आपको दिखाई दिया होगा। ऑप्शन है ए राजगीर, ऑप्शन बी बोधगया, ऑप्शन सी बिहार शरीफ, ऑप्शन डी पटना। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान नगर में स्थित है पटना नगर में, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मंदार हिल किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी बांका, ऑप्शन डी बक्सर। तो मंदार हिल किस जिले में स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, बांका। अगला प्रश्न है उच्च वाच्य प्रदर्शन के लिए हैयूर विधि का विकास करने वाला किसने किया था? चलो दोस्तों प्रश्न एक बार फिर से पढ़ते हैं। प्रश्न है उच्च वाच्य प्रदर्शन के लिए हैयूर विधि का विकास किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, लेहमान। अगला प्रश्न 19 नंबर, सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास हुआ था कब? ऑप्शन ए मध्य युग में, प्राचीन युग में, वर्तमान युग में, ऑप्शन डी आधुनिक समय में। तो सासाराम नगर का विकास हुआ था ऑप्शन ए मध्य युग में। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान में इस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े। और तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह सही प्रश्न, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न देखिए 20 नंबर, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? 20 नंबर का आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट में दीजिए दोस्तों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है आपका, चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर को, यानी ए। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 1959 ईस्वी में। अगर दोस्तों पूछ दिया जाए कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुआ, तो राजस्थान। राजस्थान किस जगह से हुआ, तो नागौर जिले से हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया भारत में पंचायती राज व्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है, तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा इनमें सभी। इनमें सभी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है, पंचायत कैसा बना हुआ है, तो ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है और जिला परिषद है। इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन? मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई कहाँ?
चेन्नई में, मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल से चेन्नई यानी मद्रास। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहां किया गया था? चेन्नई में। अगला प्रश्न है 25 नंबर, संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, चीन, ब्रिटेन? कोई नहीं। तो संघ सरकार का उदाहरण हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, अमेरिका। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? तो 26 नंबर का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो चिपको आंदोलन जो हुआ था दोस्तों, वह हुआ था उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है पर्यावरण से, शिक्षा से, भ्रमण से या उर्वरक से? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी को पर्यावरण से। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? पर्यावरण से। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 2004 में, ऑप्शन बी 2005 में, ऑप्शन सी 2006 में, ऑप्शन डी 2007 में? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सूचना का अधिकार कानून लागू हुआ 2005 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों आपको अब आंसर यानी ऑप्शन दिखाई देता होगा। ऑप्शन है, साफ हो जा, ऑप्शन है ए नंबर मेरा जी देसाई, बी नीतीश कुमार, सी इंदिरा गांधी, डी जयप्रकाश नारायण। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण ने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था, जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्न मतलब नीचे आपका दिया गया है, सेवा क्षेत्र, मछली पालन, औद्योगिक क्षेत्र या कोई नहीं। तो निम्न में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा गया है? तो प्राथमिक क्षेत्र आप सभी जानते हैं कृषि को कहा जाता है और उसी के अंतर्गत आ जाता है आपका मछली पालन। तो आपका आ जाएगा मछली पालन। अब सेवा क्षेत्र कौन से क्षेत्र में आते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट करें दोस्तों इसका आंसर। सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र में आते हैं? तो तृतीय क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र में आते हैं। और औद्योगिक क्षेत्र किस में आते हैं? द्वितीय क्षेत्र में। औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र में। और देखिए शुरू से बोल देते हैं हम तीनों, याद रखिएगा। प्राथमिक क्षेत्र में आता है मछली पालन, कृषि और पशुपालन, ये तीनों जो है कि प्राथमिक क्षेत्र है। और सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र जैसे हो गया आपका सरकारी हॉस्पिटल, रेलगाड़ी, सरकारी बस, मंदिर, पंचायत भवन, ये सभी जो है कि आपका सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे रेलगाड़ी हो गया, सरकारी हॉस्पिटल हो गया, ये सभी सेवा के क्षेत्र से आता है और इसी से सरकार को भी ज़्यादा आमदनी होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या अर्थशास्त्री? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर खो, यानी प्रधानमंत्री होता है योजना आयोग का अध्यक्ष। लेकिन योजना आयोग अब क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। इसके स्थान पे क्या लाया गया है? नीति आयोग लाया गया है। योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग लाया गया? नीति आयोग। अब इसे हटा दिया गया है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है
ऑप्शन ए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन बी 10 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन सी 15 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन डी 20 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? ऑप्शन ए 1868 ईस्वी, ऑप्शन बी 1968 ईस्वी, ऑप्शन सी 1878 ईस्वी, ऑप्शन डी 1998 ईस्वी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी को, बिल्कुल सही है। 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। अगला प्रश्न है, मुद्रा के कार्य क्या है? मुद्रा के कार्य क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, जल्दी बताइए कमेंट में क्या होगा। मुद्रा के कार्य क्या है? मापन, संचय, भुगतान, इनमें सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इनमें सभी। अगला प्रश्न है 35 नंबर, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? बिल्कुल सही है ए, जिसने कमेंट किए बिल्कुल सही है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो मुंबई को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए मुंबई। अगला प्रश्न है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? कौन बीमारू राज्य नहीं है? बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। राज्य नहीं है ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है, बाकी बिहार बीमारू राज्य है, उड़ीसा बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी खो कि यह कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? 37 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, संतोष। अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 38 नंबर का प्रश्न का उत्तर क्या होगा कमेंट में बताइए दोस्तों। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 39 नंबर, महासागर के तली पर होने वाला कंपन को किस नाम से जाना जाता है? महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए भूकंप, ऑप्शन बी चक्रवात, ऑप्शन सी सुनामी, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सुनामी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। महासागर के तली पर होने वाला कंपन को किस नाम से जाना जाता है? सुनामी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर लास्ट प्रश्न है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? मलबे के नीचे यानी भूकंप हो गया और शायद उसके अंदर जो भी व्यक्ति या आदमी दबा गया है, तो कौन सा ऐसा यंत्र है जिससे कि पता लगाया जाता है? मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, इंफ्रारेड कैमरा। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जल नवीकरणीय संसाधन है। जो शुद्ध प्राकृतिक रूप से पाया जाए उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। कोयला भी हो सकता है,
लेकिन जब जल ऑप्शन नहीं रहेगा तो आप कोयला टिक लगा सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अभी जल, क्योंकि जल शुद्ध रूप से प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है पंजाब में भूमि नवीकरण का मुख्य कारण है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पंजाब में भूमि नवीकरणीय का नवीकरण मतलब कि पानीपन होना, तो अधिक सिंचाई। पंजाब में प्रश्न क्या था देखिए एक बार फिर से छोटा कर रहे हैं, तो पंजाब में भूमि नवीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अधिक सिंचाई। अगला प्रश्न देखिए मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है तो 65%। अगला प्रश्न है हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध है तो उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर डी सही है, हीराकुंड बांध कहाँ है, उड़ीसा में। अगला प्रश्न है सुंदरवन, या इसे सुंदरवन डेल्टा भी कहा जाता है, ये कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन डेल्टा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। या सुंदरवन कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी सही है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है, किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में वन अधिक है, जंगल झाड़ जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, स्टॉकहोम में। अगला प्रश्न है 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो। प्रश्न है धर्म की समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति को कहा जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सांप्रदायिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है, सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है, तो एक धर्म दूसरे धर्म में श्रेष्ठ है, एक धर्म में दूसरे धर्म श्रेष्ठ है, यही सांप्रदायिक राजनीति की धारणा पर आधारित है। अगला प्रश्न है आपका भारत में मतदाता होने के न्यूनतम आयु क्या है, यानी भारत में वोट गिराने की उम्र क्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 18 वर्ष। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बहुसंख्यकों का शासन। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण है तो अमेरिका, संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। अगला प्रश्न है सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए सही है, यह विविधता को अपने में समेट लेती है। अगला प्रश्न देखिए सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित है होती है, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है तो ए धर्म पर, किस पे होती है, धर्म पर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 8 मार्च को। सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है? सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाले राष्ट्र कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बेल्जियम। प्रश्न है, भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अगर पूछ दिया जाए कि वर्तमान में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी होगा। लेकिन योजना आयोग को हटा करके अब इसी जगह नीति आयोग लाया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो बिहार बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है, उड़ीसा बीमारू राज्य है और कर्नाटक यह नहीं है। तो यहाँ पूछ रहा था नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? तो निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इसमें बीमारू राज्य है बिहार। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? ये शुरू में ही बता चुके दोस्तों, कुछ ही देर में। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, नीति आयोग बनाया गया है। योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया है? नीति आयोग। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में हुआ था। बिहार की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। बाधा यानी कि रुकावट है, जो बिहार को आगे नहीं बढ़ने देता है। तो वह क्या है? बाढ़। बाढ़ से बिहार में बहुत हानि होता है, जान माल की हानि, गांव देहात पूरा बाढ़ में बह जाता है, रोड सड़क। तो इस प्रश्न का उत्तर आ गया बाढ़। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था तो 1951 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। कृषि, पशुपालन, ये सभी जो कि प्राथमिक क्षेत्र हैं। और द्वितीय क्षेत्र हो गया आपका उद्योग। द्वितीय क्षेत्र हो गया उद्योग। तृतीय क्षेत्र हो गया आपका सेवा। तृतीय क्षेत्र सेवा। तो आपका प्रश्न था, निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि और पशुपालन होगा। अगला प्रश्न है, बिहार में किसकी प्रधानता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कृषि। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कृषि होगा। अगला प्रश्न है, रेल बजट को किस वित्तीय वर्ष में सामान्य बजट में समावेशित किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 2017-18 में। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न है, रेल बजट को किस वित्तीय वर्ष में सामान्य बजट
में समावेशित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 2017-18 में। अगला प्रश्न है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना था। प्रश्न है यूरोप का मरीच किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीच किसे कहा जाता था? तो यूरोप का मरीच ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीच तुर्की। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सितंबर 1920 कोलकाता में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद विरोध नहीं थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जेड गुडी। अगला प्रश्न है 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 65। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 65। ऑप्शन नंबर डी सही है। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका स्टॉकहोम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो कानपुर को। किसको कहा जाता है? कानपुर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल मानकीकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1986 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? तो पश्चिम बंगाल में। भारत में सबसे अधिक धान की खेती कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में। राजनीतिक प्रश्न है राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, निर्वाचन आयोग के द्वारा। निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। अगला प्रश्न है आजकल लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा चुनौती क्या है? आजकल लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा चुनौती क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका भ्रष्टाचार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, भ्रष्टाचार। प्रश्न है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, पटना में। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? पटना में। अगला प्रश्न है नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी।